हिंदी साहित्य में छायावाद के पश्चात 1936 का समय भारतीय आज़ादी के आंदोलन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है और उसमें उभरते हुए क्रांतिकारी और वामपंथी तत्वों के प्रभाव से हिंदी साहित्य में भी एक नए युग की नए युग ने करवट ली। इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों पर काफ़ी प्रभाव 1935 में पहले E.M. फोस्टर की अध्यक्षता में प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की मीटिंग हुई। उसी के आधार पर 1936 में लखनऊ में पहला प्रगतिशील लेखक सम्मेलन हुआ, जिसकी अध्यक्षता मुंशी प्रेमचंद ने की। 1936 से प्रगतिवादी आंदोलन इसी से प्रेरित होकर जो साम्यवादी मान्यताएं थी उनको एक कलात्मक रूपात्मक जन संवेदन के माध्यम से एक साहित्य सृजन की एक परंपरा चली। उसे प्रगतिवाद कहते हैं हिंदी साहित्य के क्षेत्र में। उसकी प्रमुख प्रवृत्तियां आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। प्रगतिशील काव्यधारा की विशेषताओं और प्रवृत्तियों में प्राय सभी में थोड़ा सा शाब्दिक फेरबदल ही किया गया है। जो वाद या कविता धारा एक बार पहचान बना लेती है, अर्थात एक बार प्रवृत्तियां निर्दिष्ट होने पर सभी उन्हीं का लेख ही अपने काव्य इतिहास ग्रंथों में करते हैं। अतः प्रगतिवाद की विशेषताओं में यदि कहानी समीक्षक मौलिकता का दंभ मानते हैं, कम से कम उन्हें निराला पंथ तथा मुक्तिबोध संबंधी वक्तव्य पढ़ लेना चाहिए। प्रगतिवादी कविता की प्रमुख प्रचलित विशेषताओं को निम्नांकित रूप से देखा जा सकता है। पहला, वर्गीय समझ, शोषण के विरुद्ध शोषक वर्ग का विद्रोह। प्रगतिशील कवि मार्क्सवादी चिंतन को प्रमुख मानते हैं। वर्गीय समझ में ये अग्रणीय है, इसलिए उनके काव्य का मूल स्वर शोषक, शोषित वर्ग, विभाजक एवं शोषित वर्ग के विरुद्ध आक्रोश और विद्रोह का स्वर प्रमुख है। उनका विश्वास है कि सामाजिक विषमता का मूल कारण असमान अर्थव्यवस्था है। पूंजी के कुछ हाथों में सिमट जाने के कारण मानव में छोटे बड़े का भेद उत्पन्न हो जाता है। पूंजी का संग्रह भी शोषण भी की प्रक्रिया पर आधारित है। मजदूरों, किसानों के श्रम से उत्पन्न पूंजी में उनका पूरा हिस्सा मिलना चाहिए। साधनों पर स्वामित्व रखने वाले बल्कि दूषित उत्पादन पर अधिक अधिकार ले लेते हैं। इस प्रकार मजदूर वर्ग शोषित बन जाता है। इस शोषण आर्थिक क्षेत्र में नहीं बल्कि धर्म और समाज को भी प्रभावित करता है। शोषक वर्ग संपन्न होने के कारण समाज के अंगों पर प्रभावी हो जाते हैं। यही कारण है कि शोषित जन आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक दृष्टि से पिछड़ जाते हैं और शोषक वर्ग की दृष्टि में हेय बन जाते हैं। दो वर्गों में बट कर विश्व भगा जाता है। छीना झपटी का इसमें रणरोग लगा जाता है। इस बात के कवि मानते हैं कि पूंजीवादी शोषण व्यवस्था की नींव मूलतः शोषण पर आधारित है, इसलिए उनकी कविताओं में पूंजीवाद के प्रति स्पष्ट विरोध है। यथार्थ दृष्टि। प्रगतिवादी काव्यधारा की पहचान का आधार जहाँ विचारधारा के आधार पर मार्क्सवाद है, वहाँ भाव कल्पना का स्थान यथार्थ दृष्टि ने ले लिया है। पूर्व कविता को ऐसी एक प्रवृत्ति के आधार पर लगाया जा सकता है। उन्हें सामाजिक यथार्थ एवं वैचारिक पक्षधरता का कवि स्वीकारना सर्वथा न्याय संगत है। सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि इस वादी कल्पनाशीलता, स्वप्नशीलता, प्राकृतिक रमणीयता की अपेक्षा यथार्थ ठोस धरातल आत्मसात किए हैं। ये सभी अपनी धरती, परिवेश, समाज की समस्याओं के प्रति ईमानदार एवं आवश्यक हैं, जागरूक हैं। डॉक्टर बच्चन सिंह ने मुक्तिबोध को इसलिए प्रगतिवाद की सीमा में आबद्ध नहीं किया कि वे समस्त समाज के सुख दुख को वाणी देने की छटपटाहट है। इसी कारण उन्हें लगता है कि मुझे कदम कदम पर
कविता के निम्न पंक्तियों को द्रष्टव्य करते हैं कि मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक पत्थर में चमकता हीरा है, मुझे भ्रम होता है कि प्रत्येक में महाकाव्य की पीड़ा है। मुक्तिबोध प्रगतिशील कवि हैं जिन्होंने सामाजिक यथार्थ को सर्वथा नवीन टेक्निक में प्रस्तुत किया। अधिकांश इतिहास ग्रंथों में मुक्तिबोध के काव्य की चर्चा बिना लेखन समय को ध्यान में रखते हुए प्रगतिवाद काव्य में की गई है। ऐसा करना इतिहास बोध के अनुसार नहीं है। प्रगतिवाद वर्गहीन समाज की स्थापना के लिए कटिबद्ध है। वह जाति, वर्ग एवं धर्म, संप्रदाय आदि के नाम स्थापित घेरों को तोड़कर मानवता के आधार पर समाज को प्रतिष्ठित करना चाहता है। गरीब अमीर का भेदभाव मिटाकर सभी को बराबरी दिलाना इन कवियों का लक्ष्य रहा है। वर्गहीन समाज इनका आधार रहा है। कोई न धनी रह जाए, कोई न दरिद्र ना दिखाए, जो काम करे सुख भोगे, ये स्वर्ण नियम बन जाए। मार्क्सीय सिद्धांतों के प्रति इनका एक अत्यधिक झुकाव है। प्रगतिवादी काव्य की दृष्टि से मार्क्सीय सिद्धांतों का प्रतिपादन करता है। इस काव्यधारा के अधिकांश कवियों पर आरोप है कि उनकी निष्ठा और भक्ति रूस और मार्क्सवाद के प्रति है, इस देश के प्रति नहीं। पीड़ितों और शोषितों को भी समान अवसर दिए जाने के कारण या शोषित वर्ग की समाप्ति के कारण इन कवियों का आदर्श एक लोक अवश्य रहा है, आदर्श लोक अवश्य रहा है। किंतु फिर भी सत्य से इनकार नहीं किया जा सकता कि जनता के सुख दुख को जो वाणी दी है वह उनकी राष्ट्रीयता और देशभक्ति का ही प्रमाण है। लोक जीवन के प्रति अनुराग प्रगतिशील काव्य की प्रमुख प्रवृत्ति है। इसके अंतर्गत कहानी समीक्षक अपने आधुनिक काल के इतिहास में मुक्तिबोध को कवि के रूप में उद्धृत कर उनकी मौलिकता का परिचय देना चाहते हैं। उसी प्रकार की साहित्य में प्रगतिशील कविता को विद्वानों ने लोक जीवन की चेतना से जोड़ा है। छायावादी कवियों में पंत निराला की कुछ कविताओं में लोक चेतना के अनेक रंग है। आर्थिक दृष्टि से विभिन्न लोगों के जीवन के अभाव की काव्यात्मक अभिव्यक्ति है। इन दोनों कवियों के साथ ही त्रिलोचन, रामविलास शर्मा, नागार्जुन आदि कवियों ने अपने ग्राम प्रांत को प्रगतिवाद कविता में जीवंतता प्रदान की है। प्रगतिवादी काव्य में शोषित जन के प्रति जीवन की पीड़ा भरी करुण अंकित कहानी अंकित की गई है। पूंजीवाद का प्रसार सब ओर से शोषित जन को घेरे हुए है। भगवती चरण वर्मा ने किसानों की दयनीय स्थिति को चित्रित करते हुए कहा है, बीवी बच्चों से छिन्न भिन्न दाना दाना अपने में भर, भूखे तड़पे या मरे घरों का जो भरना है उसको भर। प्रगतिवादी कविता भाग्यवादी दृष्टि का विरोध करती है। प्रगतिवादी कवि सामाजिक यथार्थ, जनक्रांति और मानव मुक्ति को यथार्थ रूप में देखने के पक्षपाती हैं। उन्होंने धर्म, भाग्य और ईश्वर के प्रति अनास्था व्यक्त की है। धर्म का घूंट पिलाकर ही शोषितों को विद्रोह करने से रोकने का उपाय सदा से अपनाया जा रहा है। ईश्वर और धर्म का भय दिखाकर लघु मानव का मानसिक दिवाला निकलने की योजना चिरकाल से कार्यशील होती रही है। बड़े बड़े धर्माधिकारी धर्म का उपदेश देकर स्वयं विलासी जीवन व्यतीत करते हैं। प्रगतिवादी काव्य इन सभी से शोषित वर्ग को सावधान करता है। असल में भाग्यवाद का सिद्धांत शोषित वर्ग की चिंतन प्रक्रिया को ही कुंठित कर देता है। वह अपने दरिद्रता और हीनता के मूल को कोसता हुआ सारी जिंदगी पर पार कर लेता है। पाप और पुण्य, स्वर्ग और नरक, यश अपयश, धर्म और अधर्म, सत्य असत्य, ब्रह्मा माया आदि के बंधन खोलने के आह्वान इन कवियों ने किया है। काव्य में शोषितों के विद्रोही भावना को शांत करने के लिए धर्माचार्यों के द्वारा किए गए भाग्यवाद के प्रचार पर विरोध करते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शास्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन दूसरे जन का, भाग्य दूसरे जन का। शिल्प के स्तर पर प्रगतिवाद में अनेक प्रयोग किए गए हैं। छायावादी काव्य शिल्प की अपेक्षा प्रगतिवादी काव्य शिल्प थोड़ा सतही और सरल है। इसमें कलात्मकता का अभाव है। यथार्थ की दृष्टि के प्रति विशेष आग्रह और कल्पना से दुराव इसे सजे संवारे काव्य में दूर से ले जाता है। प्राय ऐसा माना जाता है कि निम्न वर्ग
तक पहुंचने के लिए प्रगतिवादी कवियों को छायावादी शैली का परित्याग करना पड़ा। सहजता, सरलता, सुबोधता तथा अहंकारहीनता इस काव्य की भाषा के लक्षण हैं। डॉक्टर नगेंद्र की धारणा है कि भारत प्रगतिवाद का भविष्य साम्यवाद के साथ बंधा हुआ है, लेकिन फिर भी आधुनिक काव्य की अधिकता को आदर और धैर्यपूर्वक उसका अध्ययन करना होगा। इसमें हिंदी काव्य को एक नई जीवंतता, चेतना प्रदान किए, इसका निषेध नहीं किया जा सकता। भाषा की दृष्टि से प्रगतिवादी काव्य के विषय में यही कहा जा सकता है कि कवियों ने सामान्यतः खड़ी बोली को ग्रहण किया है, फिर भी कहीं कहीं आंचलिक बोलियों के भी शब्द प्रयुक्त हुए हैं। प्रगतिवादी कवि चमत्कार प्रदर्शन के लिए अलंकारों का प्रयोग नहीं करता, वह केवल उन्हीं अलंकारों का प्रयोग करना चाहता है जो भावों को सरलता से प्रकट करने में सहायक हो। काव्य प्रस्तुति में किसी प्रकार का चमत्कार मान्य नहीं है। इन कवियों ने जनगीतों, सरल बोधगम्य लोक धुनों की शैली अपनाकर गीतों का सृजन किया है। निष्कर्षतः ये कहा जा सकता है कि प्रगतिवाद जनवादी मंच है, जिसने समाज के तमाम बुराइयों को पहचान कर उसे बाहर करने का प्रयत्न किया। प्रगतिवादी कवि ने इस समाज की जड़ों को खोखला करने वाली वजहों की पहचान की और उनका निदान लोगों के सामने प्रस्तुत किया। अतः प्रगतिवादी कवियों को जनवादी कवि कह सकते हैं।